कल यानी 5 अगस्त को प्रधानमंत्री उस अयोध्या में राम मंदिर का फिर से शिलान्यास करने जाएंगे जहां पहले बाबरी मस्जिद थी। यह वह मस्जिद थी जिसके चलते लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया गया था। यह वह मस्जिद थी जिसके कारण विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार चली गई थी। यही वह मस्जिद थी जिस पर संघ व भाजपा ने अपना दावा पेश करते हुए जब कार सेवा करने की बात की थी, तब उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने कहा था वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। कुछ ही महीनों के बाद कल्याण सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में 6 दिसंबर 1992 में आरएसएस बीजेपी के नेतृत्व में उस बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। फिर बीजेपी शासित 5 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। अगले साल 1993 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के दलित बहुजन गठजोड़ ने मंदिर बनाने वाली ताकत को सत्ता से बाहर धकेल दिया। उत्तर प्रदेश और बिहार में दलित बहुजन और अल्पसंख्यकों ने मिलकर बीजेपी को सत्ता में कमोबेश बाहर ही रखा, लेकिन तथाकथित सामाजिक न्याय की ताकतें हर दिन कमज़ोर होती गईं। जब बीजेपी सत्ता से दूर रहकर भी सामाजिक राजनीतिक रूप से मजबूत होती चली गई। इसी का परिणाम हुआ कि पिछले 30 वर्षों में वे ताकतें न केवल जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गईं, बल्कि हिंदुत्व के फोर्स को कोई चुनौती देने की स्थिति में भी नहीं रह गया। क्या कारण है कि एक समय अछूत सी रही भाजपा आज देश में सबसे मजबूत ताकत है? सवाल यह भी है कि जो सामाजिक और राजनीतिक विरासत इतनी मजबूत थी, वह 25 साल के भीतर ही इतनी बुरी तरह क्यों बिखर गई और हिंदुत्ववादी ताकतों को क्यों चुनौती नहीं दे पाई? आखिर यह कैसे हुआ कि हाशिए से थोड़ा ऊपर की ताकतों ने न सिर्फ कांग्रेस को खत्म कर दिया, बल्कि नई चुनौती देने वाली ताकतों को भी जर्जर कर दिया? अगर इसका विश्लेषण करना चाहें तो बहुत बातें कही और लिखी जा सकती हैं, लेकिन मोटे तौर पर हमें यह देखना होगा कि जिस सामाजिक न्याय की विरासत की बात हम करते रहे हैं, उसके संकट को असली जामा उसके नेतृत्व ने ही पहनाया है। उत्तर भारत में सामाजिक न्याय की पूरी विरासत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के इर्द गिर्द घूमती रही। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और उनके सहयोगी, चाहे वह मधुलिमय हों, आचार्य नरेंद्र देव हों, राम सेवक यादव हों, जॉर्ज फर्नांडिज हों, इन्हीं के इर्द गिर्द सामाजिक न्याय की विरासत सिमटी रही। डॉक्टर लोहिया ने पिछड़ों की राजनीति को परिभाषित किया, लेकिन लोहिया के निधन के बाद पिछड़ों की राजनीति उसी पुरानी लीग पर चलती रही जिसे उन्होंने परिभाषित किया था। यह लोहिया का ही सूत्र था जिसके चलते उनके निधन के 10 साल के बाद कई राज्यों में सत्ता परिवर्तन हुआ, जो भले ही बहुत अस्थायी न रहा हो, लेकिन कई राज्यों में पिछड़ों को सत्ता का अलग से स्वाद भी चखाया। 1980 में इंदिरा गांधी के फिर से चुनाव जीतने के बाद राज्य स्तर पर वही नारे चलते रहे जिसे लोहिया ने तैयार किया था। जब 1990 में बिहार में लालू प्रसाद यादव और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह सत्ता पर काबिज हुए, तब भी वही नारा था। उत्तर प्रदेश में मुलायम के साथ साथ मायावती भी सत्ता में आती रहीं, लेकिन सामाजिक स्तर पर जितने भी समीकरण बने उसे बौद्धिक जामा नहीं पहनाया जा सका। सामाजिक न्याय की ताकतों के साथ सबसे बड़ी समस्या बौद्धिक पिछड़ापन की रही है। 30 वर्षों के शासनकाल में इन ताकतों ने एक भी ऐसा संस्थान नहीं बनाया जो इनके लिए अलग वैचारिक धरातल तैयार कर सके। उदाहरण के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश को लिया जा सकता है। बिहार में 15 वर्षों तक लालू राबड़ी का शासन रहा और उसके बाद पिछले 15 वर्षों में नीतीश कुमार की सरकार रही है। दोनों ही पिछड़ी जात से आते हैं। इसी तरह 2017 से पहले तक पिछले 27 वर्षों में कुछ वर्षों को छोड़ दिया जाए जब कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, तो यूपी में भी सपा और बसपा की ही सरकार रही। इस पूरी अवधि के दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश में इन दलों ने वैचारिक और सांस्कृतिक रूप से ऐसा कोई काम नहीं किया, बल्कि इन लोगों ने भी हिंदुत्व के लिए ही जमीन तैयार की। लालू यादव के शुरुआती वर्षों को छोड़ दिया जाए, जब वे सामान्यतः पढ़ाई लिखाई पर बात करते थे,
तो उनके पहले कार्यकाल के बाद राबड़ी देवी के समय राज सत्ता का चरित्र भी पूरी तरह यथास्थितिवादी हो गया। इसी तरह उत्तर भारत में कर्पूरी ठाकुर को छोड़कर पिछड़ी या दलित जाति ने आने वाली किसी भी नेता ने खुद को धार्मिक अनुष्ठान से अलग नहीं किया। लालू यादव खुद छठ के समय बड़ा सा ढकिया लेकर घाट तक पैदल जाना इस बात का प्रमाण था कि वे अपने को आरएसएस बीजेपी से बड़ा हिंदुत्व का समर्थक साबित करना चाह रहे थे। उनके मन में यह बात जरूर रही होगी कि वे अपने समर्थकों को यह संदेश देना चाह रहे हैं कि धार्मिक होकर भी बीजेपी के विरोधी हो सकते हैं। धर्म सर्वसंभाव की बात को वे बार बार दोहराते भी थे, लेकिन शायद वे यह भूल जा रहे थे कि अगर वे मंदिर की दहलीज पर आ गए हैं तो श्रद्धालुओं के लिए इसका बहुत मतलब नहीं रह जाता है कि मंदिर बनाया किसने या फिर पूजा कौन कर रहा है। दूसरी परेशानी यह रही कि चमत्कारिक नेतृत्व के चलते इस तरह की पार्टियों के पास संगठन नहीं रह गया। सारी ताकत किसी खास नेता के हाथ में केंद्रित हो गई, जिसके चलते ग्रास रूट पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की पूंछ पूरी तरह खत्म हो गई। सारा कुछ व्यक्ति केंद्रित हो गया। सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले और इस पर बात करने वाले सत्ता के वैकल्पिक मॉडल की बात ही नहीं सोची जा सकी। उन्हें आज भी यही लगता है कि सत्ता मिलते ही सब कुछ नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि हकीकत यह है कि कुर्सी सत्ता तंत्र का एक पुर्जा मात्र है जिसमें अन्य कई पुर्जे लगे होते हैं। अपने सत्ता काल में इन ताकतों ने वैकल्पिक मीडिया बनाने की बात नहीं सोची। लालू, मुलायम, मायावती और हेमंत सोरेन जैसे नेताओं के पास अपनी पार्टी का एक रेगुलर मुखपत्र तक नहीं है जिसके द्वारा वे अपने समर्थकों से संवाद स्थापित कर सके। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। लालू यादव ने रेल मंत्री के अपने कार्यकाल में 2008 के अंत में कहा था कि वे रेलवे के पास 90,000 करोड़ की सरप्लस राशि है। 2009 में ममता बनर्जी जब रेल मंत्री बनी तो उन्होंने एक श्वेत पत्र लाकर कहा कि यह राशि 90,000 करोड़ नहीं है बल्कि सिर्फ 16,000 करोड़ है। यह बहस लगातार चलती रही, लेकिन आज 11 वर्षों के बाद रेलवे के पास तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं हैं। 150 ट्रेनों का रूट बेच दिया गया है, 50 से ज़्यादा स्टेशन बेच दिए गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या पीयूष गोयल पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। सामाजिक न्याय चाहने वाली ताकतों की समस्या यह भी है कि वे अपना सारा काम उन्हीं यथाशक्तिवादियों के सहारे करना चाहते हैं जो उन्हें नेस्तनाबूद कर देना चाहती हैं। हम सब जानते हैं कि अधिकांश दलितों पिछड़ों की जिंदगी में तब्दीली आरक्षण मिलने से आई है। जब भी उनकी सरकारें होती हैं उस समय भी चयन प्रक्रिया में उनकी उतनी ही अवहेलना होती है जितनी कि कांग्रेस या भाजपा के शासनकाल में होती है। यही कारण है कि ब्राह्मणवादी ताकतों को लगभग 30 वर्षों तक सत्ता में रोके रहने के बाद आज वे पूरी तरह दिशाहीन हो गए हैं। जबकि वे ताकत हाशिए पर पहुंच गई थीं, वह फिर से अपने सबसे ताकतवर अंदाज में दिखाई दे रही हैं। आज भी इन ताकतों के पास यह अवसर है कि अपनी गलती पर विचार करें और एक नई बौद्धिक चुनौती खड़ी करें। धन्यवाद।